Hello students, welcome to our next lecture. We have studied transistor, its configuration, its characteristics and its various properties. हमने जो है ट्रांजिस्टर पढ़ लिया है, ट्रांजिस्टर के बहुत सारे कन्फिग्रेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीजें हम क्या कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने के बाद में क्या होता है कि जब हम थियोरेटिकली किसी कंसेप्ट को देखते हैं तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। क्यों? बेसिकली हम थ्योरी में किसकी बात करते हैं? थ्योरी में हम बात करते हैं वर्किंग ऑपरेशन की, मतलब काम कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन लेकर आते हैं, तो उसका एप्लीकेशन हम किस चीज के ऊपर लेकर आते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, कि ट्रांजिस्टर ने ऐसा ऐसा काम करा, इस वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी आई, ठीक है। तो रिलेशनशिप किस किस के बीच में है? वर्किंग ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन जब हम किसकी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, मतलब प्रैक्टिकली जो ट्रांजिस्टर आपने स्टडी करा, ये प्रैक्टिकली जब काम करेगा किसी सर्किट में, तब ये कैसा बिहेव करेगा। तो at that moment you will not have any characteristics with you, or you don't know what are the configurations are there, ये आपको समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे जब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकली काम करेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल वर्किंग समझना है किस चीज का, ट्रांजिस्टर का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे उसके ऊपर में। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग ट्रांजिस्टर का सॉल्व करते हैं, और एक्चुअली इस न्यूमेरिकल में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम बेसिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि और हम लोग, मैंने स्पेशली क्या चूज करा है, मैंने स्पेशली चूज करा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। मैंने क्यों चूज करा है, उसके पीछे एक रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है, जब मैंने आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर के डेरिवेशन करवाए थे, मतलब अल्फा, बीटा और गामा, तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा था कि ये तीनों के तीनों जो है, ये क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, ठीक है। अल्फा कौन से केस में है? अल्फा है आपके कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में है, बीटा जो है आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में, और तीसरा गामा किस में है, आपके कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। तो ये तीनों के तीनों ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो इनपुट करंट है वो ट्रांजिस्टर से जब बाहर निकलता है आउटपुट साइड पर, तो उसमें क्या चेंज आता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि अल्फा, मतलब जब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो करंट में कोई चेंज नहीं आया था, बल्कि हमारा करंट तो क्या हो गया था, डिक्रीज हो गया था। क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी थी, 0.99। आप अगर रिकॉल करेंगे तो आपको ये चीज याद आ जाएगी कि अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी थी, 0.99। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप एक 1 मिली एम्पियर का करंट कहाँ देते हैं, इनपुट साइड पे देते हैं, तो आपको आउटपुट साइड पे क्या मिलेगा, 0.99 मिली एम्पियर का करंट। दैट इज नियरली इक्वल टू द इनपुट करंट बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल, एंड द आउटपुट करंट विल ऑलवेज बी लेस देन द इनपुट करंट। ये कौन सा केस था? एक केस था आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। But when you will move on to the next two, means that is the common emitter configuration and common collector configuration, you will see that there is a huge amount of increment in the output current with respect to the input current, ठीक है। कहने का मतलब यही सीधा सीधा कि जब हम कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, तो और हमने वहां पर जाके देखा भी है कि जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर है, मतलब जो बीटा और जो गामा है, इसकी वैल्यू काफी हाई है। जो हमने देखा था एग्जांपल, उसमें 99 और 100 आई थी वैल्यू। तो इसका मतलब अगर आप 1 मिली एम्पियर करंट दोगे तो आप आउटपुट में क्या ले सकते हो, 100 मिली एम्पियर का करंट ले सकते हो उसमें से, ठीक है। तो अब किसकी बात होती है, अब बात होती है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की। तो मैंने आपसे बोला था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पर कि जब भी कभी हमें क्या करना होता है, जब भी कभी हमें वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करना होता है, तो हम कौन से कॉन्फ़िगरेशन को यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो केस है आपके सामने, जो ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, तो मैंने केस कौन सा चूज करा है, मैंने केस चूज करा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ट्रांजिस्टर लेंगे, उसको हम कुछ इनपुट वोल्टेज सप्लाई करेंगे, और अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आउटपुट साइड पे मुझे क्या वोल्टेज मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वो जो सर्किट है उस सर्किट को समझ लेते हैं, सर्किट क्या है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब अल्फा बीटा गामा नहीं, एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर,
ठीक। तो ये आपके सामने एक छोटा सा सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में हमने क्या किया हुआ है, इस सर्किट में हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, जो कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्लियर है। इसमें आप यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों केस क्या है सेम। लेकिन जो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने चूज करके रखा है वो कौन सा है, वो एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसके इनपुट पे देखो यहाँ पे कहीं पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। इसके इनपुट में मैंने क्या किया, डायरेक्टली वोल्टेज लगा के रखा हुआ है, और जो वोल्टेज सोर्स आपको दिखाई दे रहा है वो कैसा वोल्टेज है, वो एक एसी वोल्टेज है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 200 मिली वोल्ट। ठीक है, ये वोल्टेज कहाँ गया, पी टर्मिनल के ऊपर में, दूसरा टर्मिनल क्या हो गया, कहाँ पे आ गया, आपके बेस टर्मिनल के ऊपर, इस जगह के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि आउटपुट में मुझे कितना पोटेंशियल मिला। तो अगर मुझे आउटपुट का पोटेंशियल देखना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या शो कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्चुअली लोड शो कर रहा है, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टेंस लगाया यहाँ पर इस जगह के ऊपर में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 किलो ओम्स। अब इस 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के ऊपर मैं क्या करूंगा, वीएल देखने की कोशिश करूंगा कि लोड वोल्टेज कितना आ रहा है, कहाँ पे, आउटपुट साइड। तो इनपुट पे आपने क्या दिया, इनपुट पे मैंने दिया 200 मिलीवोल्ट। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इस वीएल की वैल्यू क्या है। इस वीएल की वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, या फिर मैं क्या बोलूंगा, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ये करने से मुझे क्या मिल जाएगा, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज समझानी है आपको, जो मैंने आपको थ्योरी के टाइम में बताया था जब मैंने थ्योरी समझाई थी, लेकिन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको यहाँ पर दो चीजें दिखाई दे रही है। ये दो एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, एक एरो इस तरफ और एक एरो इस तरफ। इस पे लिखा हुआ है Ri is equal to 20 ohms और इस पे लिखा हुआ R is equal to 100 किलो ohms। तो एक्चुअली ये जो Ri और R लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है, क्योंकि देखो इस साइड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेला रेजिस्टेंस का एक ही टर्म कौन सा R है। लेकिन वो जो पीछे वाली साइड है, उस पीछे वाली साइड में आपके पास में दो रेजिस्टेंस होगा, कौन से, एक RO रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा RN रेजिस्टेंस हो गया। तो एक्चुअली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, RO रेजिस्टेंस में और RN रेजिस्टेंस में। तो RN रेजिस्टेंस इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सर्किट, मींस वो इस ट्रांजिस्टर का हिस्सा नहीं है। कौन, जो आपका RL है। RL क्या है, एक लोड है जिसको आपने अलग से उसके ऊपर में लगाया है। अगर मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं तो एक्चुअली वो जो RL है वो क्या है, स्पीकर। ठीक है, वो क्या चीज है, एक स्पीकर लगा के रखा है आपने। और ये जो आपको VL दिखाई दे रहा है 200 मिलीवोल्ट का, तो एक मैं को सिंपल सी चीज आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली क्या है, ये मेरा वॉइस सिग्नल है। जो हम एक नॉर्मल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो उसमें एक्चुअली क्या, मैंने एक ट्रांसड्यूसर की ट्यूब लगा रहा हूँ, इस मेरे वॉइस सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। उस वोल्टेज सिग्नल की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 200 मिलीवोल्ट्स। अब इस ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई होके वो कहाँ जाएगा, वो आउटपुट साइड पे जाएगा। लेकिन अगर मान लो वहां पे हमने करंट दे दिया तो वो किसी काम का नहीं, करंट किसी को सुनाई नहीं देता। ठीक है, जो सुनाई देती है वो कौन सी चीज है, ये जो साउंड है जो आपको सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ये जो RL है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है ये वापस से कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इस वॉइस सिग्नल में, और बाहर निकलेगा। तो ये तो मैंने उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझा दिया आपको। अब हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूज क्या आती है। ठीक है, तो जो आपका टॉपिक है, आपका टॉपिक क्या है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं, अच्छा एक और चीज, इसमें यहाँ पर हमें कुछ करंट के बारे में कोई बात नहीं करी। जो सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर करंट की कोई बात नहीं करेगी कि कौन सी करंट की वैल्यू क्या है। तो इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, एजम्पशन लेना पड़ेगा। तो हमने जो सबसे पहला एजम्पशन लिया है, लिखा हुआ है लेट अस अज्यूम अल्फा AC इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो अल्फा था आपका, आप याद करिए, जिसकी वैल्यू 0.95 से 99 तक थी। मैंने सिंपलिसिटी के लिए उसको क्या किया, मैंने उसको 1 मान लिया। ठीक है, अगर मैं अल्फा को 1 मानता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, IC इज इक्वल टू IP हो गया। ठीक है, तो पिक्चर क्लियर है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक एजम्पशन लिया। एजम्पशन में मैंने क्या करा, अल्फा की वैल्यू को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1 करता हूं तो मेरा जो एमीटर करंट है वो किसकी इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे कलेक्टर करंट की इक्वल हो जाएगा, और बेस करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। तो अब यहाँ पे जो IC और IE है, ये दोनों इस सर्किट में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसकी बात करूं,
आईसी थी, तो आईसी क्या है आपका, एक्चुअली यहाँ पे फ्लो होने वाला करंट इस जगह के ऊपर, तो आईसी क्या है, आईएल के इक्वल, मतलब जो आपका लोड रेजिस्टेंस है उसमें से कौन सा करंट फ्लो होगा, आईसी करंट फ्लो होगा, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस लोड में से जो करंट फ्लो होगा वो क्या है आपका आईसी करंट। ठीक है, जो आपका आईटी करंट है वो क्या है, आपका आईटी करंट क्या है, आपका आईटी करंट है आपका एमीटर करंट, जो सोर्स की वजह से कहा जा रहा है इस ट्रांजिस्टर के अंदर जा रहा है फ्लो होने के लिए। तो अब ये जो आईसी और आईटी है, इन दोनों को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, मैंने रिप्लेस कर दिया आईएन और आईएन से। तो अगर अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आईसी और आईटी दोनों इक्वल होंगे और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आईएन और आईएन। ठीक है, अब सबसे पहला केस, ये जो आई है कौन सा आई, मतलब ये आई जो है आई, इसकी वैल्यू क्या होगी, जो इनपुट पे हमने वोल्टेज दिया है डिवाइडेड बाय इनपुट जो रेजिस्टेंस कौन दे रहा है, आपका ट्रांजिस्टर ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो आपका ट्रांजिस्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम्स, तो नीचे कितना है 20 ओम्स। जो आपका इनपुट वोल्टेज है, आपके इनपुट वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 200 मिलीवोल्ट्स, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा 200 मिलीवोल्ट्स। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस आईआई करंट की वैल्यू मिलेगी आपको 10 मिली एम्पियर्स। कितनी मिलेगी 10 मिली एम्पियर्स। ठीक है, अब जो आपका VL है, VL कहां पर है, मतलब जो आपका लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है आपका VL। तो VL की वैल्यू क्या होगी, VL की वैल्यू होगी IL into R, मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है IL into R। लेकिन ये जो IL है ये किसके इक्वल है, IL इक्वल है IL यहाँ से। ठीक है, तो VL की वैल्यू क्या होगी IL into R। ठीक, अब इस II की वैल्यू क्या है, ये II की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी 110 मिली एम्पियर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, II की वैल्यू 10 मिली एम्पियर रखा और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 5 किलो ओम, तो उसकी वैल्यू कितनी है 5 किलो ओम। ठीक, तो मुझे कितना मिल गया, VL कितना हो गया 50 वोल्ट्स। अब जो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है, कौन सा एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर AV, इसकी वैल्यू क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो आपका आउटपुट वोल्टेज अभी आपने निकाला कितना है 50 वोल्ट्स, 50 वोल्ट्स। जो इनपुट वोल्टेज है वो यहाँ पे सप्लाई में कितना है 200 मिली वोल्ट्स, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 200 मिली वोल्ट्स। फाइनली मुझे वैल्यू कितनी मिली 250। तो इस 250 का मतलब क्या है, इस 250 का मतलब ये है आप इनपुट पे जो पोटेंशियल दे रहे हैं वो 250 टाइम्स एम्पलीफाई होकर मुझे कहां मिल रहा है, आउटपुट साइड में मिल रहा है। ठीक है, इनपुट पे मैंने क्या दिया था 200 मिलीवोल्ट्स और मुझे यहां पर क्या मिला, मुझे यहां पे मिला 50 वोल्ट्स। तो जो आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी 50 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 200 मिली एम्पियर, जिसकी वैल्यू कितनी आती है 250। तो इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से ये बिल्कुल क्लियर है कि करंट एम्पलीफिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट एम्पलीफिकेशन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, उसकी जगह पे होता है यहाँ पे वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है हमेशा। तो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक नया न्यूमेरिकल है, तो आपके सामने एक नया केस है। तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ट्रांजिस्टर कौन सा है आपका, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप देख सकते हैं एलोवेट नाम है बाहर की तरफ। तो एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और क्वेश्चन क्या है आपके सामने, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड IB, IC and VCE if beta is equal to 50 and silicon transistor। तो ये बीटा इज इक्वल टू 50 तक तो ठीक है और जो वैल्यू निकालनी है वो भी ठीक है, लेकिन ये पीछे से सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्यों बोल रहा है, वो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर आपको इसलिए बोल रहा है कि जहां पे भी आपका जंक्शन क्या है फॉरवर्ड बायस्ड है, वहां पे आपको पोटेंशियल ड्रॉप कितना लेना है 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, अगर वो बोल देता जर्मेनियम तो फिर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कितना लेना पड़ता, हमको पोटेंशियल ड्रॉप लेना पड़ता 0.3 वोल्ट्स। ठीक है, लेकिन ये केस कौन सा है, ये केस है आपका सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ पर लेंगे हम 0.7 वोल्ट्स फॉर अ फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन। ठीक, तो ये तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट।
अब जो आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो इसमें कोई नहीं बोल रहा है, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ आरबी सो दैट VCE इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहली चीज ये VC होता कहां पर है? VC है आपका एक कलेक्टर से लेके एमिटर तक का जो जंक्शन है, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है? VC। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इस आरबी की कोई एक ऐसी वैल्यू बताइए जिस वैल्यू पर ये VC की वैल्यू कितनी हो जाए? 7 वोल्ट्स हो जाए। ठीक है, ये लेकिन क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे VCE लिखा हुआ है। अगर इस VCE की वैल्यू कितनी आ गई, अगर इस VCE की वैल्यू आ गई 7 वोल्ट्स, तो हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सीधे डायरेक्ट आंसर पे लिखेंगे 100 किलो ओम्स, क्योंकि वैल्यू तो हमको पहले से लिखी रखी है उसने। ठीक है, और अगर हमारे फर्स्ट केस में VCE की वैल्यू 7 वोल्ट्स नहीं आती, तो इसका मतलब VCE को 7 वोल्ट करने के लिए हमें इस RB की नई वैल्यू ढूंढ के निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इस न्यूमेरिकल में कितने पार्ट्स हैं? इस न्यूमेरिकल में 2 पार्ट्स हैं। तो अभी हम सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे, अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना कहां से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं अप्लाई KVL इन VCC CBE, मतलब पाथ कौन सा हो रहा है? तो ये वाला, यहां से ऐसे गए, ऐसे आए, ऐसे आए और कहां आ गए? इस जगह पर। तो ये जो लूप है आपका, ये कौन सा लूप है? इनपुट लूप है। ठीक है, इनपुट लूप क्यों है? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, ये जो आपका कलेक्टर साइड, जो कलेक्टर टर्मिनल है, इसको हमने छोड़ दिया, हमने कलेक्टर साइड को कंसीडर ही नहीं करा। हमने सोर्स से कहां गए? इनपुट रेजिस्टेंस पे गए, बेस रेजिस्टेंस पे, और वहां से कहां आए? बेस के अंदर आए। बेस के अंदर से कहां गए? एमीटर के ऊपर में गए, और एमीटर के बाद में यहाँ पे कहां पहुंच गए? हम ग्राउंड पे पहुंचे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बेस टर्मिनल है और जो एमीटर टर्मिनल है, इनके बीच में वोल्टेज आता है जिसका नाम क्या है? VB, क्योंकि यहाँ पे एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन है। क्योंकि उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन में कि ट्रांजिस्टर किसका है? सिलिकॉन का ट्रांजिस्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस VB की वैल्यू कितनी होगी? 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन चालू करते हैं। तो हम स्टार्ट कहां से करना है? स्टार्ट करना है VCC से। तो स्टार्ट कहां से करना है? हम स्टार्ट कर रहे हैं VCC से। तो VCC इज इक्वल टू RC। सबसे पहले हमें कौन लेना? ये बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, कलेक्टर रेजिस्टेंस। सबसे पहले हमें क्या लेना? RC रेजिस्टेंस लेना। अब इस RC रेजिस्टेंस के ऊपर करंट कितना है? तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 वेव है। ये तो इस बीम में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? IE करंट फ्लो कर रहा है, और इस बीम में कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? IC करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो दोनों बीम यहाँ पे जुड़ रही है, वहां पे करंट क्या होगा? IB प्लस IC। तो RC इंटू IB प्लस IC प्लस, इसके बाद हम कहां गए? इस पॉइंट के बाद हम यहाँ आ गए। तो यहाँ पे आपका करंट कितना है? IB, और रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो IB इंटू RB प्लस, उसके बाद में क्या हुआ? हम कहां पहुंच गए? इस पॉइंट पे पहुंचे। तो बीच में कौन मिला हमको? एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन मिला। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? VB। ठीक, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पे देखो एक अजीब सी चीज है कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों अननोन है, ना हमें बेस करंट की वैल्यू मालूम है, ना हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू मालूम है। तो अब हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हमें यूज करना पड़ेगा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर का। क्यों? यूज हमने दिया है, बीटा की वैल्यू कितनी है? 50। तो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अगर हम यूज करते हैं तो IC की वैल्यू कितनी होती है? IC इज इक्वल टू बीटा इनटू IB। तो इस वैल्यू को उठा के हम क्या करते हैं? यहाँ पे पुट कर देते हैं हमारी इक्वेशन में IC की जगह। ठीक है, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? अब हम क्या करते हैं? डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। VCC कितना है? 10 वोल्ट, आप देख सकते हैं। उसके बाद में RC कितना है? 2 किलो ओम्स, वहां पे लिखा हुआ है। कितना हो गया? 2 किलो ओम्स। ब्रैकेट के अंदर में IB प्लस बीटा IB। IC की वैल्यू कितनी है? बीटा IB। तो IB प्लस बीटा कितना है? 50 इंटू IB प्लस IB RB। IB तो हमें फिर से नहीं मालूम है, लेकिन RB की वैल्यू कितनी है? RB की वैल्यू 100 किलो ओम्स। तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 किलो ओम्स प्लस जो आपका VB है, इस VB की वैल्यू कितनी है? 0.7 वोल्ट्स। तो यहाँ पर क्या आ गया? इस जगह पर 0.7 वोल्ट्स। इसको पूरे को हमने सॉल्व करा तो हम देखते हैं कि हमारे पास में सिर्फ एक ही अननोन है। वो अननोन क्या है? आपका IB। तो हम IB को जब सॉल्व करते हैं पूरी की पूरी इक्वेशन को, हम देखते हैं IB की वैल्यू निकल के कितनी आती है? IB की वैल्यू निकल के आती है आपका 46 माइक्रो एम्पियर्स। तो अब आपके पास क्या हो गया? एक वैल्यू आ गई, कौन सी? IB की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट है आपका आईसी, उसने हमें यहाँ पे आईसी फाइंड आउट करने को बोला है। तो आईसी की वैल्यू कितनी है, बीटा इंटू आईबी, जिसका हमने अभी ऑलरेडी यूज करा था हमारे क्वेश्चन में। तो बीटा कितना है 50, आईबी हमने अभी निकाला 46 माइक्रोएम्पियर, 46 माइक्रोएम्पियर की वैल्यू पुट करी, हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला 2.3 मिलीएम्पियर। तो हमको क्या मिल गया, आईसी मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये तो इनपुट लूप था, अब हम आउटपुट लूप की बात करें तो हम क्या करेंगे, कहां से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा बीच में रेजिस्टेंस, उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, एक VC मिलेगा, और उसके बाद हम कहां पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे। तो VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC इनटू RC। कहां पहुंच गए हम, इस पॉइंट पर पहुंच गए। इसके बाद में यहां पे कौन है, VCE, तो कितना आ गया प्लस VCE, और उसके बाद में नीचे कहां पहुंच गए हम, ग्राउंड पर। तो अब ये जो इक्वेशन है इसमें आपको सारी वैल्यूज मालूम है, आपको IB भी मालूम है, आपको IC भी मालूम है, आपको RC भी मालूम है, और आपको VCE क्या करना है, निकालना है, VC फाइंड आउट करना है। तो VC इज इक्वल टू कितना हो गया 10, VCC की वैल्यू कितनी है 10, 10 माइनस ये पूरी वैल्यू, तो आपके पास में क्या बचा, VC इज इक्वल टू 5.308 वोल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका आरबी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100 किलो ओम्स, जब आपका आरबी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 100 किलो ओम्स, तो ये जो सेक्शन है आउटपुट सेक्शन, इस आउटपुट सेक्शन में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उस पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू कितनी है 5.308 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो पूरा सॉल्व हो गया, क्योंकि उसमें क्या था आपको आईबी, आईसी और VCE निकालने को बोल रहा है, तो आपकी तीनों चीजें निकल गई, क्लियर हो गई। ठीक, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हो गई, अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि उसने हमको सेकंड पार्ट में क्या बोला है, स्पेसिफाई द वैल्यू ऑफ आरबी सो दैट VC इज इक्वल टू 7 वोल्ट, और ये जो VC 7 वोल्ट है वो उसके इक्वल नहीं है, क्योंकि जो अभी जो सर्किट हमको दिखाई दे रहा है, इस सर्किट में VC की वैल्यू कितनी आ रही है 5.308 वोल्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एक नया बेस रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा इस 100 किलो ओम को हटा के, कि RBC की वैल्यू कितनी हो जाए 7 वोल्ट हो जाए। तो अब हम क्या देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारे न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट को बना लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे, सेकंड पार्ट जैसे हम लोग क्या करते हैं हमेशा न्यूमेरिकल में, पहले हम KVL कहां लगाते हैं इनपुट साइड पे, फिर बाद में हम लोग KVL कहां लगाते हैं आउटपुट साइड। ये हमारा नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने हमको आउटपुट की कंडीशन पहले दे दी, उसने आउटपुट की कंडीशन दे दी कि VC की वैल्यू कितनी है 0.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो गिवन क्या हो गया हमारे लिए, गिवन हो गया VC इज इक्वल टू 7 वोल्ट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो आउटपुट सेक्शन है, उस आउटपुट सेक्शन पे हम लोग क्या करते हैं KVL लगा देते हैं। तो आउटपुट सेक्शन पर हम KVL लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, VCC इज इक्वल टू IB प्लस IC RC प्लस VCE। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू का पुट कर देते हैं, VCC माइनस VC कर देते हैं, मतलब 10 माइनस 7, ये 7 हमको दिया हुआ है उसने पहले से, और ये जो IC है, इस IC की वैल्यू कितनी है बीटा IB, तो 50 into IB into 2 into 10 raised to the power 3 is equal to 10 minus 7। अगर मैं यहाँ से IB की वैल्यू निकालता हूँ तो IB की नई वैल्यू कितनी है 0.0294 मिली एम्पियर्स। ठीक है, अब इसके बाद में अब हम क्या करते हैं, ये IB आ गया हमारे पास में, IC की वैल्यू कितनी होती है, IC की वैल्यू होती है बीटा इंटू IB। तो बीटा 50 हमको पहले से ही मालूम है, IB हमने अभी फाइंड आउट करा, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया नया कलेक्टर करंट। ठीक, अब क्या करते हैं, जब ये सारी वैल्यूज हमको मिल चुकी है, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट साइड है जहां पे ये एक्चुअल जो चीज हमें निकालनी है, निकालना क्या है हमको, ये जो रेजिस्टेंस है ये निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली साइड के ऊपर में KVL लगाते हैं। तो इस वाली साइड के ऊपर KVL लगाएंगे तो मतलब VCC into IB plus IC into RC प्लस IB into RB प्लस VBE। ये इक्वेशन आप फर्स्ट पार्ट में देखिए, इक्वेशन आपको मिल जाएगी। उस इक्वेशन में जब आप सारे वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है। अननोन क्या है, अकेला RB। तो आप RB कैलकुलेट करेंगे, RB is equal to 6.3 divided by 0.0294 is equal to 214 किलो ओम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को 100 किलो ओम से चेंज करके क्या कर देंगे 214 के, पहले कितना था 100 किलो ओम्स,
जब ये 100 किलो ओम्स था तो इसकी वैल्यू कितनी थी VC की वैल्यू थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, 5.3 वोल्ट्स के कुछ आसपास था। ठीक है, अब जब आपने इस 100 को चेंज करके क्या कर दिया, आपने 100 को चेंज करके 214 वोल्ट कर दिया, 214 किलो ओम्स कर दिया, तो ये जो VC है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7 वोल्ट। फर्क किस चीज का है, फर्क इस चीज का है कि पहले आपका जो बेस करंट था, बेस करंट की फर्स्ट केस में आप देखेंगे तो वैल्यू है आपकी 46 माइक्रो एम्पीयर, और अगर मैं इसको माइक्रो में लिखने की कोशिश करूंगा तो 1 2 3 मतलब 29.4 माइक्रो एम्पीयर। तो पहले कितना था 46 और अब कितना हो गया, अब हो गया 29.4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करता हूं तो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, ये ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है, और ये जो लाइंस आपको दिख रही है यहाँ पे कुछ लिखा है IB is equal to IB is equal to IB is equal to IB is equal to। तो अब पहले IB कितना था 46 माइक्रो एम्पीयर और अब IB निकल के कितना आया 29.4 माइक्रो एम्पीयर। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप एक हायर कट ऑफ पॉइंट पे थे और अब जो है आप इस पर आ गए, इस पॉइंट से मूव करके नीचे एक लोअर कट ऑफ पॉइंट आ गए, क्योंकि आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना था 5.3 और इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है 7 वोल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपने किया क्या है, इस आरबी को चेंज करके आपने क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। क्यू पॉइंट पहले क्या था, एक ऊपर वाली लाइन पे था, उसको आपने क्या किया, ऊपर वाली लाइन से उठा के कहां ले गए, उसको नीचे वाली लाइन पर। तो सिंपली कहने का मतलब ये है, ये क्या है, ये आपके फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन का एप्लीकेशन पार्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे कि बेस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग किसको चेंज करते हैं, मैंने आपको वहां पे बताया था कि बेस रेजिस्टेंस को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर टू शिफ्टिंग द क्यूइवेलेंट पॉइंट या फिर द क्यू पॉइंट ऑन द लोड लाइन ऑफ द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये क्यू पॉइंट का कंसेप्ट समझ में आए कि क्यू पॉइंट को अगर मुझे मूव करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर में, तो मुझे कौन सी चीज को चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे किसको चेंज करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा आपके बेस रेजिस्टेंस को। अगर मैं बेस रेजिस्टेंस को चेंज करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, क्यू पॉइंट को शिफ्ट कर सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। एक्चुअली बेस रेजिस्टेंस को चेंज करने से हो क्या रहा है, बेस रेजिस्टेंस को चेंज करने से आपका जो इनपुट करंट है, इनपुट करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आउटपुट करंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका क्यू पॉइंट है, आपका क्यू पॉइंट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका क्यू पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है।